कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर सबसे डरावनी मंजिल तक ले जाता है। शादी को अभी 2 हफ्ते ही हुए थे। रिंकू और उसकी नई नवेली पत्नी नेहा अपने हनीमून के लिए निकल रहे थे। जगह थी दार्जिलिंग। रिंकू को पहाड़ हमेशा से पसंद थे। ठंडी हवा, बादलों में लिपटी सड़कें और शांत वातावरण जहां शहर की भागदौड़ खो जाती है। बस सिलीगुड़ी से ऊपर की ओर बढ़ रही थी और धीरे धीरे हवा में ठंडक पड़ रही थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल और बीच बीच में छोटे छोटे गांव झलकते थे। नेहा खिड़की से झांकती हुई बोली, सुनो, कितना खूबसूरत है ना यहाँ का नजारा। रिंकू मुस्कुरा दिया, हाँ, पर रात में ये जगहें थोड़ी डरावनी भी लग सकती हैं। दोनों हंस पड़े। बस जब दार्जिलिंग पहुंची, शाम के करीब 6 बजे थे। आसमान पर धुंध उतर चुकी थी। सड़कें सुनसान और कहीं कहीं पुराने कॉलोनियल घर नजर आ रहे थे। उनका होटल था होटल पाइन एस्टेट, जो शहर के मुख्य बाजार से कुछ दूर एक पुराने बंगले की तरह बना था। होटल एक पुराना ब्रिटिश स्टाइल बंगला था। लकड़ी की सीढ़ियां, पुराने झूमर और दीवारों पर फीकी तस्वीरें। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, मिस्टर डेबरॉय, जो बहुत शांत और नम्र थे। आप दोनों का स्वागत है, उसने मुस्कुराकर कहा। फिर उसने चाबी दी। रूम नंबर 7, ऊपर कॉरिडोर के आखिरी छोर पर। रिंकू ने सामान उठाया और दोनों ऊपर चले गए। कमरा बहुत सुंदर था। लकड़ी का फर्श, पुराना फायरप्लेस और बड़ी खिड़की से पहाड़ों का नजारा दिख रहा था। कमरे में हल्की ठंड थी, इसलिए रिंकू ने हीटर ऑन किया। नेहा खिड़की के पास जाकर बोली, यहाँ की हवा कुछ अलग ही लगती है, जैसे कोई हमारे साथ सांस ले रहा हो। रिंकू हंस दिया, तुम्हें तो हर चीज में हॉरर दिखता है, पर अंदर ही अंदर उसे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे उस कमरे में बहुत पुराने वक्त की कोई महक हो। रात को खाना खाकर दोनों कमरे में लौटे। बाहर घना कोहरा छा चुका था। रात के करीब 11 बजे रिंकू ने खिड़की बंद की और नेहा बिस्तर पर आ गई। अचानक टप टप कुछ गिरने की आवाज आई। रिंकू ने सोचा शायद पानी टपक रहा होगा, पर फिर एक हल्की फुसफुसाहट, जैसे किसी ने नाम पुकारा हो, बहुत धीरे से। रिंकू, वो झटके से उठा। नेहा, तुमने कुछ कहा? नेहा ने आंखें मलते हुए कहा, नहीं। क्यों? रिंकू ने खिड़की की ओर देखा। कुछ नहीं था, बस धुंध थी, और धुंध में शायद कोई परछाई, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। वो थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर खुद को समझाया, थकान होगी, कुछ नहीं। फिर बिस्तर पर आके सो गया। अगले दिन सुबह सब सामान्य था। दोनों ने होटल के लॉन में नाश्ता किया, फिर घूमने निकले। चौरस्ता, चाय बागान और बर्फ से ढकी पहाड़ियां। दिन भर सब ठीक रहा। शाम को लौटते वक्त होटल के मैनेजर डेबरॉय ने पूछा, रूम कैसा लग रहा है? रिंकू ने कहा, बहुत अच्छा है। डेबरॉय मुस्कुराया, अच्छा है। रूम नंबर 7 बहुत पुराना है। इसमें पहले भी कई लोग ठहरे हैं, पर अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। रिंकू ने पूछा, क्यों? वो हंसकर बोला, ओह, कुछ नहीं, अब पुरानी बातें हैं। हवा के साथ लकड़ी की आवाजें आती हैं, कई लोग डर जाते हैं। रिंकू मुस्कुरा दिया, पर उस रात जब वो कमरे में लौटा तो दीवारों में धीरे धीरे कराहने जैसी आवाजें आ रही थीं। जैसे कोई बहुत दर्द में हो। रिंकू ने कान लगाया और आवाज अचानक थम गई। नेहा बोली, ये होटल सच में पुराना है, नींद नहीं आएगी। रिंकू ने टीवी ऑन कर दिया, पर स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए कोई महिला का चेहरा झलक गया, पीला, फीका और आंखें बिना पलक झपकाए। स्क्रीन तुरंत ब्लैक हो गई। सिग्नल गया होगा, उसने खुद को समझाया। रात के करीब 2 बजे रिंकू की आंख अचानक खुली। उसने देखा नेहा बिस्तर पर नहीं थी। नेहा? कोई जवाब नहीं। वो उठा और देखा नेहा खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर घूर रही थी। क्या कर रही हो? वो धीमी आवाज में बोली।
वो बुला रही है। कौन? नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो जो नीचे चाय बागान में रहती है। रिंकू का खून जम गया। उसने नेहा को पकड़ा और खींचकर बिस्तर पर लाया। नेहा अचानक जैसे किसी नींद से बाहर आई। हाँ, क्या हुआ? तुम खिड़की के पास क्यों गई थी? मैं तो सो रही थी, उसने कहा और रजाई में छिप गई। रिंकू पूरी रात नहीं सो पाया। अगली सुबह नेहा सामान्य लगी। वो हंस रही थी, बातें कर रही थी, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। रिंकू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में रात की वो लाल आंखों वाली झलक अब भी घूम रही थी। नाश्ते के वक्त होटल के लॉन में एक बुढ़िया मिली। उसके हाथों में झाड़ू थी और चेहरे पर झुर्रियां। वो पास आई और धीरे से बोली, रूम नंबर 7, उसमें ठहरे हो ना? रिंकू ने चौंक कर कहा, हाँ क्यों? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, रात को खिड़की मत खोलना बेटा, वो वहीं से आती है। रिंकू ने हंसने की कोशिश की। कौन आती है दादी? बुढ़िया ने बस इतना कहा, जो नीचे चाय बागान में दफन है। इतना कहकर वो चली गई। नेहा वहां आई तो रिंकू ने बात टाल दी। कुछ नहीं, बस पुराने किस्से। पर दिन भर उसके मन में एक बेचैनी थी। शाम होते होते मौसम बिगड़ गया। भारी बारिश शुरू हो गई और होटल के पीछे का चाय बागान पूरी तरह धुंध में खो गया। बिजली बार बार जा रही थी। रात के करीब 9 बजे जब रिंकू बालकनी में खड़ा था, तभी उसने नीचे देखा। बारिश में कोई सफेद कपड़ों में औरत चल रही थी। वो धीरे धीरे ऊपर की ओर होटल की दिशा में बढ़ रही थी। रिंकू की सांस अटक गई। उसने नेहा को बुलाया, देखो वहां नीचे कोई है। नेहा खिड़की तक आई, मगर बाहर कुछ नहीं था। कुछ नहीं है वहां। अभी तो थी। रिंकू नीचे देखने लगा, पर अब बस पानी की बूंदें और घनी धुंध थी। उसी रात 1 बजे खिड़की पर ठक ठक की आवाज हुई। रिंकू ने उठकर देखा, खिड़की बंद थी, लेकिन कांच पर किसी के गीले हाथों के निशान थे। उसने डर कर खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए। अचानक नेहा की नींद खुली। मत जाओ। क्यों? वो बाहर नहीं, अंदर है। अगले दिन रिंकू सीधा रिसेप्शन पर गया। वहां वही मैनेजर डेब्रॉय बैठा था। मिस्टर डेब्रॉय, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? हाँ जरूर। ये रूम नंबर 7, इसमें पहले कौन ठहरता था? वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीमे स्वर में बोला, कई साल पहले यहां एक नवविवाहित जोड़ा आया था, ठीक आपकी तरह। लड़की का नाम मालती था। फिर एक रात वो बागान में गई और वापस कभी नहीं आई। सुबह उसकी लाश बागान के कुएं में मिली। कहा गया कि उसने आत्महत्या की, पर लोग कहते हैं कि उसने नहीं, किसी ने उसे बुलाया था। रिंकू के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद हर बार जब कोई नया जोड़ा उस कमरे में ठहरता है, कोई ना कोई अजीब हादसा होता है। डेब्रॉय ने कहा, आप चाहें तो कमरा बदल लीजिए। पर रिंकू ने सोचा कि शायद ये सब अंधविश्वास है। वो मुस्कुराया, नहीं ठीक है, हम चले जाएंगे कल। पर वो नहीं जानता था कि अब निकलना इतना आसान नहीं था। रात 12 बजे बारिश रुक चुकी थी, लेकिन बाहर हवा चीख रही थी। रिंकू ने देखा, नेहा फिर खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अजीब लग रहा था। नेहा, वो धीरे से बोली, वो फिर आई है। कौन? मालती। कौन मालती? नेहा की आवाज बदल गई, जिसे इस कमरे ने कभी जाने नहीं दिया। रिंकू ने पास जाने की कोशिश की, लेकिन नेहा का चेहरा अचानक डरावना हो गया। आंखें पूरी सफेद और होंठ नीले। उसने रिंकू को धक्का दिया, मत छुओ मुझे, वो मेरे अंदर है। रिंकू जमीन पर गिर गया। कुछ पल तक वो वहीं पड़ा रहा, और जब उठा, नेहा गायब थी। खिड़की खुली हुई थी और बाहर हवा के साथ बारिश फिर शुरू हो गई थी। उसने नीचे झांका,
सफेद साड़ी में कोई औरत बागान की तरफ जा रही थी और उसके पीछे नेहा। रिंकू बिना कुछ सोचे बाहर भागा। हवा में ठंड थी और नीचे कीचड़। नेहा! वो चिल्लाता हुआ बागान में दौड़ा। बिजली की चमक में उसने देखा, बागान के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। वहीं नेहा खड़ी थी किनारे पर, और उसके सामने वही औरत सफेद साड़ी में। वो औरत धीरे से बोली, तुम मेरे कमरे में आई थी, अब तुम भी यहीं रहो। रिंकू ने दौड़कर नेहा को खींचा। नेहा, भागो यहां से! पर जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, नेहा का शरीर बर्फ सा ठंडा था। वो औरत कुएं की तरफ बढ़ी और बोली, ये जगह अब तुम्हारी नहीं। अचानक हवा का झोंका आया और रिंकू का पैर फिसल गया। वो गिरते गिरते बचा, पर नेहा कुएं के किनारे से नीचे गायब हो गई। रिंकू चिल्लाया, नेहा! उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजती रही। सुबह जब लोग पहुंचे तो बागान में कुछ नहीं मिला। ना कुआं खुला था, ना कोई निशान। बस नेहा का दुपट्टा गीला पड़ा था। रिंकू बुरी तरह टूट गया। पुलिस आई, होटल की तलाशी ली, मगर कुछ नहीं मिला। मिस्टर डेब्रॉय ने कहा, हमने कहा था रूम नंबर 7। रिंकू बोला, मैं यहीं रहूंगा जब तक मुझे नेहा नहीं मिलती। रात फिर आई और उसी कमरे में एक बार फिर वो आवाज गूंजी, रिंकू! वो आवाज नेहा की थी। रिंकू पूरी रात जागता रहा। उसके कमरे की हर दीवार जैसे नेहा की आवाजें लौटा रही थी। रिंकू, मुझे बचाओ! कभी फुसफुसाहट, कभी रोने की आवाज, कभी जमीन के नीचे से आती धीमी कराह। वो पागलों की तरह उठ खड़ा हुआ। खिड़की खोली, पर बाहर सिर्फ घना कोहरा था। सामने का चाय बागान अब और भी डरावना लग रहा था, जैसे हर झाड़ी के पीछे कोई छिपा हो। रिंकू ने नीचे उतरने की ठान ली। वो टॉर्च लेकर होटल से बाहर निकल गया। बागान में पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। हर पत्ता जैसे बोल रहा था। रिंकू को वही कुआं दिखा, पर अब वो बंद था। ऊपर लोहे की जंजीर लगी थी। उसने टॉर्च उस पर डाली और नीचे से किसी के गाने की आवाज आई, न जाइयो रे पिया अकेलिया। वो आवाज औरत की थी, वही आवाज जो नेहा की भी थी। रिंकू ने घबराकर जंजीर खींची, पर वो नहीं खुली। अचानक पीछे से किसी ने धीरे से कहा, उसे छोड़ दो। वो पलटा, पीछे वही बुढ़िया खड़ी थी जो सुबह लॉन में मिली थी। तुम? वो बोली, मैंने कहा था ना, खिड़की मत खोलना, अब बहुत देर हो चुकी है। नेहा कहाँ है? वो अब तुम्हारी नहीं रही बेटा, मालती उसे ले चुकी है। रिंकू का दिल धड़कने लगा। कौन मालती? जिसकी आत्मा उस कमरे में बंद है। वो अपनी जगह कोई और ढूंढती है। हर नई दुल्हन को वो बुलाती है और उसकी जगह खुद ले लेती है। रिंकू पीछे हट गया। नहीं, ये झूठ है। बुढ़िया ने बस इतना कहा, अगर सच्चाई देखनी है तो आधी रात को कमरे के आईने में देखना। वो मुड़ी और धुंध में गायब हो गई। रिंकू होटल लौटा। रात के 2 बजे थे। कमरा बिल्कुल खामोश था, पर माहौल भारी। उसने आईने की तरफ देखा, कुछ नहीं। फिर खिड़की बंद की और पलटा। आईने में नेहा खड़ी थी। वो पल भर को जड़ हो गया। नेहा, वो मुस्कुराई, तुम क्यों नहीं आए मुझे लेने? नेहा, तुम ठीक हो? उसकी आवाज धीरे धीरे भारी होती गई। मैं नेहा नहीं हूं। अचानक आईने में पीछे एक और चेहरा उभरा। एक पीली मरी हुई औरत का, मालती का। वो हंसी, हर बार कोई आता है और मैं फिर जी उठती हूं। आईना टूट गया और रिंकू पीछे गिर गया। दीवार से लाल द्रव बहने लगा, जैसे खून। कमरे में ठंड बढ़ गई। रिंकू ने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईने की टूटी परछाइयों से आवाज आई, तुम जानना चाहते हो ना मैं कौन हूं?
रिंकू ने कांपते हुए सिर हिलाया। कमरा अंधेरा हुआ और अचानक चारों ओर दृश्य बदल गया, जैसे वो 1940 के दशक में पहुंच गया हो। वो देख रहा था, एक अंग्रेज अफसर होटल के इसी कमरे में बैठा था। उसके साथ एक नेपाली लड़की, वही मालती। अफसर बोला, तुम अब इस होटल की नहीं रही, तुम मेरी हो। मालती बोली, मुझे जाने दो। और फिर एक चीख गूंजी। अगली सुबह उसका शव उसी कुएं में पाया गया। उसकी आत्मा को होटल के उस रूम में बंद कर दिया गया ताकि कोई जान न सके, पर वो अब भी वही, अपने अधूरे प्रेम और बदले के साथ। रिंकू चीख पड़ा, मैंने कुछ नहीं किया। आवाज आई, पर तुम उसकी जगह पर आए। वही रूम, वही प्यार, वही धोखा। अचानक बिजली कड़की और रिंकू फिर वर्तमान में लौट आया। कमरे का फर्श गीला था और बीचों बीच नेहा बैठी थी, भीगी, पीली पर जिंदा। वो बोली, रिंकू मुझे बचाओ। वो दौड़ा, पर जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसके नीचे से फर्श टूट गया और वो दोनों फिर कुएं के पास पहुंच गए। कुएं से मालती की आवाज आई, कोई नहीं बच सकता। नेहा ने चिल्लाया, रिंकू भागो। वो बोला, नहीं, इस बार मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसने कुएं की ओर देखा। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और कुएं से सैकड़ों हाथ बाहर निकले जो रिंकू को खींचने लगे। वो चिल्लाया, मालती, मैं तुम्हें शांति दूंगा, बस मेरी नेहा को छोड़ दो। अचानक कुएं के ऊपर की घंटी अपने आप बजने लगी, ट्रिंग ट्रिंग, और हवा थम गई। नेहा जमीन पर बेहोश थी। कुएं से रोशनी उठी और धीरे धीरे मालती का चेहरा उभरा। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। और वो रोशनी में विलीन हो गई। सुबह जब लोग पहुंचे तो रिंकू और नेहा होटल के बाहर पड़े मिले। दोनों जिंदा थे पर बेहोश। कुएं का ढक्कन टूटा हुआ था और उसके पास एक पुरानी फोटो पड़ी थी, एक अंग्रेज अफसर और उसके साथ वही लड़की मालती। नेहा धीरे से होश में आई और बोली, रिंकू अब सब खत्म हो गया। रिंकू ने आसमान की ओर देखा। पहली बार सूरज निकल रहा था, बिना कोहरे के। होटल के मैनेजर डेब्रॉय आया और बोला, शायद अब ये होटल बंद कर देना चाहिए। रिंकू बस इतना बोला, कुछ दरवाजे कभी खुलने नहीं चाहिए। 5 साल बाद रिंकू दार्जिलिंग फिर लौटा, अकेला। होटल बंद पड़ा था। खिड़कियां टूटी, दीवारों पर काई और लॉन में जंगली पौधे उगाए थे। वो रूम नंबर 7 तक गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर वही टूटा आईना और फर्श पर कुछ पुराने फूल सूखे पड़े थे। रिंकू ने धीरे से कहा, अब शांति है ना मालती? एक हल्की हवा चली और आईने पर धुन की लकीर बनी। धन्यवाद। रिंकू मुस्कुरा दिया और बाहर निकल गया। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगा, कमरे के अंदर से किसी ने बहुत धीरे से कहा, फिर मिलेंगे। कभी कभी हनीमून सिर्फ प्यार की शुरुआत नहीं होता, वो एक पुराने अधूरे रिश्ते का अंत भी होता है। रिंकू और नेहा ने जो रात देखा, वो शायद किसी और को समझाना मुमकिन नहीं। दार्जिलिंग अब भी उतना ही खूबसूरत है, पर जब धुंध उतरती है और होटल के पीछे बागान से घंटी की हल्की आवाज आती है, तो कोई ना कोई कहता है, रूम नंबर 7 फिर किसी का इंतजार कर रहा है।